विल बिगिन द नेक्स्ट चैप्टर दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। जैसे कि आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल में अगर बात करें तो सबसे फर्स्ट आते हैं एस ब्लॉक, ठीक है, टॉप लेफ्ट। अगर राइट की बात की जाए तो आते हैं पी ब्लॉक, और इसके बीच में क्या प्रेजेंट हो रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स, यानी कि वो एलिमेंट्स जिनके अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन किसके अंदर आ रहा है, डी ऑर्बिटल के अंदर। कुछ होते हैं जो डी के भी अंदर वाली शेल में आते हैं, तो वो कौन सा ऑर्बिटल में आते हैं, एफ में। होने में वो शेल बाहर है, वो सब शेल बाहर है, लेकिन क्योंकि उनका n-2f बढ़ता है तो वो कौन से ऑर्बिटल कंसिडर होते हैं, एफ ऑर्बिटल। और वो कौन से एलिमेंट बनते हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पर आपके कोर्स में इस साल डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है। एफ ब्लॉक के कुछ पार्ट है, पूरा नहीं है। बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनको क्यों कहा डी ब्लॉक एलिमेंट्स, क्योंकि इनके जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, डी सब शेल में आ रहे हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनका क्या होता है, n-1 डी 10 ns 1 और 2, और n क्या हो गया, आउटर मोस्ट शेल। कौन कौन से ग्रुप में प्रेजेंट है, 3 से लेके 12 तक में जो उनका पूरा सेक्शन है उस ग्रुप में पूरे क्या प्रेजेंट है हमारे पास, डी। अगर हम बात करें ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो वर्ड आते हैं या ट्रांजिशन मेटल जिनका नाम आता है, तो वो भी कौन होते हैं हमारे, डी ब्लॉक एलिमेंट। ट्रांजिशन क्यों बोला, ट्रांजिशन मतलब बीच का, तो ये किसके बीच में है, इन जो एलिमेंट है उनकी प्रॉपर्टी दो के बीच में आती है। आइदर दे हैव द एस ऑर्बिटल कैरेक्टरिस्टिक, या बोल सकते हो एस ब्लॉक एलिमेंट जैसी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, कुछ प्रॉपर्टीज़ इनके पास पी ब्लॉक एलिमेंट जैसी है, तो ये ट्रांजिशन है। या ट्रांजिशन भी हम इनको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये n-1 डी शेल को भर रहे हैं। A transition element is defined as the element which has incomplete filled d orbital either in ground state or in excited state। अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जिसका d ऑर्बिटल ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट दोनों में भरा हुआ है तो हम उसको ट्रांजिशन कंसिडर नहीं करेंगे। अगर d ऑर्बिटल खाली है either in ground और एक्साइटेड स्टेट then we will consider in the transition element। यहीं पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, जिंक, कैडमियम एंड मर्करी वाई दे आर नॉट कैटेगराइज एज ट्रांजिशन एलिमेंट, क्योंकि वो अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हो चाहे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हो, वो हमेशा उनका डी सब शेल जो होता है वो हमेशा फिल्ड होता है। ठीक है, अब हम सबके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ तो पढ़ेंगे ही सही। अगर हम बात करें तो इसके अंदर सारे प्रेशियस मेटल्स भी होंगे, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, आयरन, कॉपर, टाइटेनियम, सब ट्रांजिशन मेटल सीरीज़ के अंदर ही आएंगे, तो हम यही पढ़ेंगे। सीरीज़ अगर हम बात करें तो 3 सीरीज़ होगी, 3D, 4D एंड 5D सीरीज़। 3D सीरीज़ चालू होती है स्कैंडियम से जिंक तक। ठीक है, आपको तीनों एक टेबल में दिख रही है, आप टेबल में अच्छे से देखेंगे, आपको नाम भी याद होना चाहिए। स्कैंडियम से जिंक 21 to 30। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज 4D सीरीज इट्रियम टू कैडमियम 39 to 48। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज या 5D सीरीज लैंथेनम एंड हैफनियम। पहले लैंथेनम फिर लैंथेनॉइड्स आ जाएंगे, नीचे गए हैं एफ ब्लॉक में, फिर वापस ऊपर आएंगे हम हॉफनियम, हॉफनियम से मरकरी 72 to 80। और द फोर्थ जो अभी इनकम्प्लीट है, जो चीज़ अभी डिस्कवरिंग में चल रही है, एक्टिनियम वाली जो आती है 89 से जो बिगिन है। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बात करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो खासियत, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बढ़ना चालू हुआ है। 3D आपको दिख रहा है टेबल के अंदर, 3D1 4s2 स्कैंडियम, 3D2 4s2 टाइटेनियम, वैनेडियम 3D3 4s2, क्रोमियम माना चाहिए था 3D4 4s2, बट ड्यू टू एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड डी सब शेल, जो एक इलेक्ट्रॉन s में होता है वो कहाँ आ जाता है, ऑलरेडी d में, उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 3D5 4s1। ये आपको हमेशा याद रखना है। आगे चलेंगे मैग्नीज 3D5 4s2, आयरन 3D6 4s2, कोबाल्ट 3D7 4s2, निकल 3D8 4s2, कॉपर होना चाहिए था 3D9 4s2। वंस अगेन क्योंकि फुल फिल्ड डी ऑर्बिटल है, पूरी फुल फिल्ड शेल है, 3D10 4s1, जिंक 3D10 4s2। ये ट्रांजिशन नहीं है। आपको ये चीज़ का कॉन्फ़िगरेशन पूरा याद होना चाहिए, क्रोमियम एंड कॉपर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आगे हम बात करें तो आगे वाली सीरीज़ के कॉन्फ़िगरेशन आपको याद रहे तो भी ठीक, नहीं याद रहे तो भी इट्स ओके। ओके, स्टार्ट करेंगे प्रॉपर्टीज़। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ है, पैरामैग्नेटिक नेचर है, कलर्ड कॉम्प्लेक्सेस है, सारे हम डील करेंगे। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कैसे कह सकते हो कि स्कैंडियम एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, कह सकते हैं क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन है ऑर्गन 3D1 4s2 D1 इज़ इनकम्प्लीट।
वही क्वेश्चन फिर से कहता है स्कैंडियम ट्रांजिशन है, जिंक नहीं है। पहले ही बताया था, फिर बता रही हूँ, क्योंकि जिंक के पास हर ऑक्सीडेशन स्टेट में वेदर इट बी एक्साइटेड और बी ग्राउंड, दोनों में डी सब शेल कम्प्लीटली फिल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है सिल्वर एटम हैज़ ए कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल, फिर भी ग्राउंड स्टेट में भी, उसमें भी फिर भी आप इसे ट्रांजिशन मानते हो, क्योंकि सिल्वर अपनी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में उसका डी 4d9 रह जाता है, इसीलिए उसको हम क्या मानते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करें, सारी मेटालिक प्रॉपर्टी शो करेंगे, टेंसाइल स्ट्रेंथ, डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, मेटालिक लक्चर। जिंक, कैडमियम, मर्करी, मैग्नीज को छोड़ दो तो बाकी सब नॉर्मल मेटल स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं जो हम पढ़ के आए हैं, BCC, CCP, HCP, ठीक है, सब इसके अंदर प्रेजेंट है। ये सारे मेटल के जो N-1d इलेक्ट्रॉन है और इनकी इंटरबॉन्डिंग बॉन्डिंग होती है, ये तो आपको पता ही है, D5 तक शो करेंगे, क्योंकि D अगर सब शेल है तो उसके अंदर कितने ऑर्बिटल है, 5 ऑर्बिटल, और ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल D सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 10 मैक्सिमम है, तो हाफ कितने आए, 5, तो मैक्सिमम कहाँ तक अनपेयर्ड रह सकते हैं, 5 तक अनपेयर्ड ये रह सकते हैं, ठीक है। एक आपको पूरा दे रखा है एटॉमिक नंबर और आयनाइजेशन एंथैल्पी का ग्राफ, ये अपन फिर से पढ़ेंगे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कहीं कम हो रही है कहीं ज़्यादा, क्योंकि देखिए जब आप इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं तो आप भर रहे हैं N-1d में, N-1d न्यूक्लियस के ज़्यादा पास है इन कंपैरिजन टू पेरिफेरी, तो कुल मिला के न्यूक्लियस का उस इलेक्ट्रॉन पे हक ज़्यादा है, चार्ज ज़्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है, जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, वो उसको खींच रहा है, वो उस इलेक्ट्रॉन को निकलने नहीं दे रहा, एज ए रिजल्ट एंथैल्पी ज़्यादा है, बढ़ती गई एंथैल्पी। फिर आप देखते हो एटॉमिक नंबर के बीच में थोड़ी बीच में डीप डाउन आया, ऐसा क्यों आया, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा कि मैक्सिमम अनपेयर्ड नंबर इलेक्ट्रॉन फुल हो जाएंगे, 3d5, 4d5, 5d5, इन दैट सीन एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ रहा है तो स्टेबिलिटी को बिगाड़ रहा है, अगर वो स्टेबिलिटी बिगड़ती है इसलिए जस्ट उस पॉइंट पे वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलना आसान हो जाते हैं, तो उस एक पॉइंट पे आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपैरेटिवली डिक्रीज हो जाती है। अगर बात करें वेरिएशन एटॉमिक साइज एंड ट्रांजिशन एलिमेंट की, तो साइज़ का आप हमेशा फैक्टर याद रखेंगे, अभी तक आपने S का भी याद रखते हैं, P का भी याद रखते हैं, अब D से भी हमें याद रखना है। पहले कॉमन बेसिक थिंग को पढ़ो। हम यूँ कहते थे जब भी हम पीरियोडिक टेबल में चल रहे हैं, ऊपर से नीचे चलोगे, व्हेन वी आर माइग्रेटिंग फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ए ग्रुप, साइज ऑलवेज इंक्रीजेज। हम बात करते हैं पीरियड की, व्हेन वी आर माइग्रेटिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, साइज डिक्रीज होना चाहिए, बिल्कुल फैक्ट। अब डी में चलते हैं हम, डी की 3D 4D 5D सीरीज, पक्की बात है टॉप से नीचे आओगे साइज इंक्रीज होगा क्योंकि वैलेंस शेल इंक्रीज हुआ है। बात चलते हैं हम स्कैंडियम से चल रहे हैं हम एंड तक, ठीक है, तो अब हम बिल्कुल पीरियड में माइग्रेट कर रहे हैं, हम चल रहे हैं स्कैंडियम से लेके जिंक तक, तो एटॉमिक रेडियस थोड़ी देर तो कम होगी, फिर कांस्टेंट होगी और एक टाइम के बाद फिर से बढ़ेगी। ऐसा हुआ क्यों, बहुत कॉमन सा टॉपिक है, बहुत कॉमन सी बात। जैसे ही इलेक्ट्रॉन N-1d में आने चालू करते हैं, D1 कॉन्फ़िगरेशन, D2, D3, जो न्यूक्लियस बैठा हुआ है पॉजिटिव प्रोटॉन को लेके, वो इलेक्ट्रॉन पे अपना पूरा चार्ज लगाता है, जेड इफेक्टिव डोमिनेंट चल रहा है स्क्रीनिंग से सेंस में, एज ए रिजल्ट साइज विल श्रिंक, एटॉमिक रेडिया, आयनिक रेडिया विल श्रिंक। थोड़ा और इलेक्ट्रॉन आने चालू हुए, और इलेक्ट्रॉन चालू हुआ, स्क्रीनिंग कोशिश कर रहा है अब पाने की, एक टाइम ऐसा आता है कि कुछ एलिमेंट्स तक स्क्रीनिंग और जेड इफेक्टिव बराबर चलते हैं, साइज रिमेन द कांस्टेंट, होने वो छोटे चाहिए बट वो कांस्टेंट हो जाते हैं। फिर हम आगे चले, फिर हम देखते हैं कि वापस से हमको, आप देखो कितना कोबाल्ट निकल है, बिल्कुल कांस्टेंट चल रहा है, वापस निकल का कॉपर और जिंक बढ़ा, ऐसा क्यों, क्योंकि एट द एंड जब डी ऑर्बिटल पूरा भरने को तैयार हो जाता है तो डी ऑर्बिटल के जो इलेक्ट्रॉन है अब वो इतने ज़्यादा आ चुके हैं कि वैलेंस शेल को स्क्रीन करते हैं, शील्ड करते हैं, खुद को बचा के रखते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें रिपल्शन फील होता है, वैलेंस शेल न्यूक्लियस से दूर जाती है। जैसे ही स्क्रीनिंग डोमिनेंट हो जाएगा, पक्की बात है साइज इंक्रीज बढ़ेगी, एटॉमिक रेडिया इंक्रीज होगी, आयनिक रेडिया इंक्रीज होगी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है जब भी हम डी की बात करते हैं, तो पहले चाहे कोई सी भी सीरीज हो, 3D 4D या 5D, सबसे पहले साइज डिक्रीज होना चालू होता है, आपको दिख रहा है साइज डिक्रीज हो रहा है, एक टाइम तक डिक्रीज होगा, उसके बाद कांस्टेंट एंड देन अगेन दे आर राइजिंग। जब डिक्रीज हो रहा है,
जेड इफेक्टिव इज मोर पावरफुल या डोमिनेंट ओवर स्क्रीनिंग, जब कॉन्स्टेंट हो रहा है जेड इफेक्टिव इज इक्वल्स टू स्क्रीनिंग, और जब वो साइज इंक्रीज हो रहा है देन स्क्रीनिंग विल या जेड इफेक्टिव लोअर देन स्क्रीनिंग, या आप कह सकते हो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट इज मोर देन जेड इफेक्टिव. ओके.